नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास में भारी बारिश के बीच लगातार लोगों का सिलसिला जारी है, जिसमें नेता, आम खास लोग सभी शामिल हैं जो उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं। गुरुवार यानी 26 दिसंबर की रात को दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांसें ली थी। वो 92 साल के थे और इस साल के शुरुआत में राज्यसभा से उन्होंने रिटायरमेंट ली। वहाँ पे वो राजस्थान से सदस्य बने हुए थे और लगातार निश्चित रूप से मेडिकल इलनेसेस, एज रिलेटेड इश्यूज से वो डील कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर से जो आम लोग हों या नेता हों जिस तरीके से याद कर रहे हैं, उसमें बार बार जिन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें शामिल हैं एरुडाइट, स्कॉलर, थिंकर, इंटेलेक्चुअल, हम्बल। बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था और प्री पार्टीशन इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में जिस गांव में उनका जन्म हुआ वो आज की तारीख में पाकिस्तान के चकवाल का गाह गांव है। और वहाँ के लोग ये आस लगाए बैठे हुए थे बरसों से कि कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ की यात्रा करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते हुए वैसे रीजनल डिप्लोमेसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था, पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश की थी। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, 2004 से 8 के बीच में कई सारे ऐसे मुलाकातें हुई जिनको देखकर लगा कि शायद द्विपक्षीय रिश्तों में बहुत ज़्यादा सुधार आ रही है। लेकिन उसके बाद 2008 में मुंबई के हमले हो गए। वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम जिंदगी की बात करें, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े और हमेशा बहुत सम्मानित तरीके से लोगों के साथ उन्होंने व्यवहार रखा। वो भले ही उनके दोस्त हो, परिजन हो या फिर विपक्षी नेता भी हो। जो ज़रूरी बात है एज अ जर्नलिस्ट कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा मीडिया की सवालों को लेते थे। मीडिया कर्मी, और जिसमें हम भी शामिल थे, उनके कई सारे विदेश यात्राओं को हमने कवर किया। जब भारत में विदेश से कोई नेता आते थे और दोनों साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उसमें भी अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस दिए जाते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब जब विदेश यात्रा पर जाते थे तो ठीक उनके प्रेडेसेसर वाजपेयी जी की ही तरह उनकी फ्लाइट पर जब जर्नलिस्ट जाते थे तो उन्हें सवाल पूछने का मौका मिलता था और वो किसी भी मुद्दे पर पूछ सकते थे, घरेलू मुद्दा हो या फिर विदेशी मुद्दा हो। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं बाय द टॉप इलेक्टेड लीडर यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी क्लिप्स इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी हैं सोशल मीडिया पर, उसे भी एड्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था 2014 के चुनावों के पहले, जिसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने एक बहुत ज़्यादा थम्पिंग रिजल्ट्स के साथ में। लेकिन पिछले 10 सालों में अब अपने तीसरे कार्यकाल का शुरुआत कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित नहीं किया है। कुछ एक एडिटर्स को और एंकर्स को इंटरव्यू ज़रूर दिए हैं, लेकिन उन पर ये आरोप लगते हैं कि वो सवाल या तो पहले से तय होते हैं, वो फिल्टर्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्ट लोगों को सवाल जवाब करने का मौका दिया जाता है। लेकिन जो एक फोर्थ स्टेट की सबसे बड़ी अगर हम राइट की बात करें कि आप जो लोग पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, अथॉरिटी में हैं, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं, और ख़ास करके जब हम लोकतांत्रिक प्रणालियों की बात करते हैं तो ये अधिकार प्रेस को हासिल नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में पत्रकार किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हैं, उनके खास करके जो सेकेंड टर्म है यूपीए 2, उसमें जब कई सारे घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ा हुआ घोटाला हुआ, 2G स्कैम का मसला हुआ, अन्ना हजारे ने पूरा का पूरा मूवमेंट किया एंटी करप्शन प्लैंक पर, उस दौरान प्रेस ने बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को और वो सवालों के जवाब देते थे बाकायदा। किसी भी सवाल से कभी भी जो है उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। तो आइए कुछ पत्रकारों के जरिए हम देखते हैं कि आखिर कैसे आज जो ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और खास करके जब हम उसकी कंपैरिजन करते हैं पिछले 10 सालों से। माया, बतौर एक पत्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ आपकी किस तरह की इंटरेक्शंस रही थी, कैसे याद करती हैं आप उन्हें? मैंने जब डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग शुरू किया था तो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ऑफिस में थे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 के बाद, और मैं 2004 और 7 के बीच में यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट थी एनडीटीवी के लिए। उसी दौरान न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, आपको याद होगा 2005 जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह जी का जो समिट मीटिंग हुआ था,
वॉशिंगटन डीसी में, उसी दौरान न्यूक्लियर डील। तो उस टाइम एक हेडीनेस था एज अ रिपोर्टर कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इंडिया को न्यूक्लियर अपार्थाइड से बाहर लाया जा रहा है, और उसके जो आर्किटेक्ट थे वो एक तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, क्योंकि एक तो लिबरलाइजेशन उनके साथ हुआ, फिर ये न्यूक्लियर अपार्थाइड से निकलना उनके साथ हुआ। बट मेरे लिए पर्सनली ये हमेशा याद रहेगा कि एज प्राइम मिनिस्टर उनका जो पहला टीवी इंटरव्यू था वो मुझे उन्होंने दिया 2009 के इलेक्शन के दौरान, जब वो गुवाहाटी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे एज प्राइम मिनिस्टर फॉर अ सेकेंड टर्म। और उनकी पीएमओ में मीडिया एडवाइजर थी एक मिसेस दीपक सांधू थी उस वक्त। उन्होंने मुझसे बहुत कोशिश की पूछने के लिए कि आप मुझे सवाल दीजिए, क्या क्या सवाल पूछेंगे, किस टॉपिक्स पर पूछेंगे। मैंने उनको साफ बोला, देखिए मिस सांधू, मैं आपको ब्रॉडली बता सकती हूँ कि मैं किन किन मुद्दों पर सवाल पूछूंगी, लेकिन एग्जैक्ट सवाल क्या है मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। और आप प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी कह देना कि अगर उनको एग्जैक्ट सवाल चाहिए तो कोई और उनका इंटरव्यू कर लेगा, मैं करने को तैयार नहीं हूँ। फिर मैसेज मुझे वापस आया कि अच्छा, उन्होंने बोला है कि आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ लीजिए, वो कुछ नहीं कहेंगे आपसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम गुवाहाटी पहुंच गए और वहाँ उनकी रैली पे हमने उनका इंटरव्यू किया, पहला इंटरव्यू किया। और उसके बाद उन्होंने 2-3 और पत्रकारों को, टीवी पत्रकारों को इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि पहला इंटरव्यू मैंने किया। और मेरे लिए एक और आई गेस पर्सनल एनेक्डोट है कि मैंने उनके साथ बहुत विदेश मीटिंग्स कवर किए, फॉरेन लीडर्स इन दिल्ली एंड ऑल्सो उनके ट्रिप्स बाहर। कभी उनके साथ जहाज में जाते थे, कभी अपने आप जहाज में जाते थे, क्योंकि आपको भी पता है उस वक्त बाय रोटेशन जर्नलिस्ट को मौका मिलता था, नॉट जर्नलिस्ट पर से बट बाय रोटेशन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को मौका मिलता था उनके साथ जहाज पे जाने के लिए। और इसका मेन रीजन था कि जो एक्सेस था ब्यूरोक्रेट्स के साथ और प्राइम मिनिस्टर का जो इनफॉर्मल बातचीत होती थी वो जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर पाते थे, उन दिनों रिपोर्ट कर पाते थे। 2014 के बाद तो उन्होंने बहुत एक ये हवा बना दिया है कि पत्रकार को मुफ्त की फॉरेन ट्रिप्स मिलते थे, लेकिन वो मुफ्त के फॉरेन ट्रिप्स नहीं थे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, स्टोरी निकालनी पड़ती थी, कंपटीशन बहुत सिर्फ अलाइव था उस वक्त। और ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि ऑन रूट वो हमें बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स देते थे, वापसी में हमें फुल ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलती थी प्लेन में, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई टॉपिक ऑफ लिमिट्स नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि वो बातचीत करेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा है, क्या क्या डील्स हुए हैं। लेकिन मुझे याद है मैंने खुद उस टाइम हमेशा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी सवाल उठते थे। आपको याद होगा 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, हर एक स्कैम जो UPA 2 के सरकार में सब लोग इतना बात करते हैं कि किसी ने सवाल नहीं पूछे। लोग भूल गए हैं शायद कि UPA सरकार गिरी थी क्योंकि पत्रकार इतने सवाल कर रहे थे और इतना उनको मतलब अकाउंटेबल ठहरा रहे थे, और मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा नहीं किया कि एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बेशक कितना भी मुश्किल हो, उन्होंने हमेशा सवाल का जवाब दिया। हृदेश, बतौर एक जर्नलिस्ट आप आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो हैं कैसे याद कर रहे हैं? 2-3 चीज़ें हैं ऑब्जर्वेशन एक पत्रकार के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो मैं कहता हूं और कई बार साथी पत्रकारों से थोड़ा मतभेद भी होता है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो एक बहुत मजे हुए राजनेता भी थे। वो अपने हितों को भी सुरक्षित करना जानते थे और वो अपनी पार्टी के हितों के लिए कैसे काम किया जाता है ये भी हमने कई बार देखा है। और इसका जो उदाहरण बहुत बड़ा ये मिलता है कि उन्होंने राजनीतिक जो कंपल्सन्स हैं, मजबूरियां हैं, उनको ये समझते हुए बहुत सारे राइट बेस्ड जो एक्ट हैं उनमें अपने सहयोगी पार्टनर्स का दबाव झेलते हुए, न चाहते हुए भी उन पर काम किया और एक मिक्स्ड इकोनॉमी का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा और उस पर देश को आगे बढ़ाया, जिसका फ़ायदा हमें जिस वक्त सब प्राइम क्राइसिस हुआ, 2008 का वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उस वक्त देखने को मिला। लेकिन जहां उनको ऐसा लगता था कि ये उनको करना ही है, वहां पर वो अपने सबसे मजबूत
स्तंभ जिस पर उनकी सरकार टिकी हुई थी, जैसे 2004 से 9 के बीच में वामपंथी दलों पर उनकी सरकार टिकी हुई थी, तो उन्होंने जो न्यूक्लियर डील है, परमाणु करार है, उसको पास कराने के लिए उनका समर्थन से पीछे हटने के लिए अपनी पार्टी को तक कह दिया कि अगर ये नहीं होगा तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। तो ये कहना कि वो एक रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी सही नहीं है, जैसा कि उनके बारे में फिल्में बनी और किताब लिखी गई। और ये कहना कि ही वॉज जस्ट ए जो को किताबी कीड़ा थे, किताबी समझ तो बहुत थी, एकेडमिक तो बहुत अच्छे थे, अर्थशास्त्री तो बहुत अच्छे थे, वो पॉलिटिकल उनको समझ नहीं थी। जो भी अर्थशास्त्र को या पर्यावरण विज्ञान को समझता है तो वो ये जानता है कि एक अच्छा राजनेता हुए बगैर ये नहीं हो सकता, और इस बात को मनमोहन सिंह कंफर्म करते हैं। एक आखिरी कमेंट, एज एन इंस्टीट्यूशन मीडिया को अंडर हिज प्राइम मिनिस्टरशिप जो है कितनी स्ट्रेंथ मिली थी? ये कहना कि सरकार पर मीडिया पर सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं था बिल्कुल गलत होगा, लेकिन ये भी है कि एक वाइब्रेंट कल्चर मीडिया में क्रिटिक का खुला हुआ था, उनसे सवाल पूछे जाते थे, सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। मैं एक छोटा सा 10 सेकंड में उदाहरण देके बताता हूं जो मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि कोकराझार में जब दंगे हो रहे थे 2012 में, तो मैं वहां कवर करने के लिए गया था उन दंगों को। मनमोहन सिंह जब मुआयने के लिए आए तो 2 कैंप को, जिसमें एक बोडो निवासियों का कैंप था, शरणार्थियों का कैंप था, दूसरा मुस्लिम समुदाय के शरणार्थियों का कैंप था, इनको चमकाया गया, उनके लिए जैज़ब किया गया था ताकि प्रधानमंत्री को लगे कि राहत कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने खुद प्रधानमंत्री से इतनी दूरी पर जहां आप खड़ी हैं सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री जी केवल 2 कैंपों को आपके लिए चमकाया गया है, बाकी जगह हालात बहुत खराब हैं, तो उसका कोई वो नहीं, उन्होंने उसका जम के जवाब दिया और कहा था कि हम इस बात के पूरे आदेश दे रहे हैं कि हर कैंप में ऐसी ही सुविधाएं हों। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते थे, उनको एक कमजोर प्रधानमंत्री कहा जा सकता था, टीवी डिबेट्स की जा सकती थी, और ये कल्चर जरूर होना चाहिए, मुख्यधारा की मीडिया में होना चाहिए। पत्रकार कोई एहसान नहीं कर रहे, वो कोई सरकार कोई एहसान नहीं कर रही थी, पत्रकार अपना काम कर रहे थे, और रिलेटिव आज़ादी जो थी, एक सापेक्ष आज़ादी आज के मुकाबले उस वक्त ज़्यादा थी। अतुल, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बतौर प्रधानमंत्री मीडिया के साथ उनके संबंधों को आप कैसे याद रखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? तो स्मिता, हम लोगों का जो व्यक्तिगत रूप से मेरा जो पत्रकारिता का दौर रहा है वो लगभग 20 साल का है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका 10 साल का जो हिस्सा है वो प्योरली मनमोहन सिंह, करीब वो 2002-03 के आसपास हम लोग पत्रकारिता शुरू कर रहे थे, और उसी समय 2004 में वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और 14 तक रहे 10 साल। और उसके बाद का जो 10 साल है, एग्जैक्ट 10 साल अभी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो दोनों दहाइयां हैं, दोनों दशक हैं, मीडिया और प्रधानमंत्री और सरकार के रिश्तों के लिहाज से एकदम अलहदा चीज़ है, एकदम अलग साल है। मतलब मनमोहन सिंह के समय में मुझे याद है हम लोगों ने कवर स्टोरीज लिखी, मैं उस तरह से कभी बीट रिपोर्टिंग मैंने नहीं की, लेकिन मनमोहन सिंह के ऊपर उनकी सरकार की जो गड़बड़ियां थी, उसमें जो करप्शन के आरोप उनके नेताओं के ऊपर लग रहे थे, मंत्रियों के ऊपर लग रहे थे, उस पर कितनी सारी चीज़ें हमने की, और कभी भी ऐसा हमको डर नहीं हुआ या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ या किसी और साथी ने हमें ऐसा नहीं बताया कि कभी कुछ किसी खबर के लिए उसके ऊपर किसी तरह का संकट आया। और साथ में जब पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ वाला, अन्ना हजारे का, तो उस समय एक बड़ी दिलचस्प चीज ये थी कि उस पूरे आंदोलन के दौरान कभी भी मीडिया ने जिस तरह से एग्रेसिव स्टांस लिया और जितने अग्रेसिव तरीके से चलाया, आज की तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले 10 साल जो है उस मीडिया के, उस लिहाज से अगर कोई कंपैरिजन कर ले कि 2012 से लेके और 14 के बीच में मीडिया ने सरकार को खिलाफ क्या क्या चीजें दिखाई और सरकार को किस किस शब्दों से नवाजा है, तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसा लगेगा कि वो मीडिया पूरी तरह से रेंग रहा है और बहुत डिफरेंट कंट्रास्ट है। तो मनमोहन सिंह सब कुछ के बाद एक डेमोक्रेटिक नेता थे, उनकी सरकार मीडिया के नजरिए से एक डेमोक्रेटिक वो थी, और आखिरी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लगातार वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे। इस सरकार के आने के बाद नरेंद्र मोदी की अपनी एक पहचान है कि उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होते, विदेश दौरों पे पत्रकारों से उस तरह से बात नहीं करते, विदेशी अतिथियों के आने पर भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनते। तो ये एक बड़ा अंतर भारत के मीडिया और इस देश के प्रधानमंत्री के रिश्तों में मोदी ने स्थापित किया है, जो कि पहले मनमोहन सिंह के काल तक ऐसा नहीं था।